यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। अगले दिन हर्ष अपने ऑफिस के केबिन में चुपचाप बैठा था। उसके चेहरे पर तो कोई भाव नहीं था, पर उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। उसके सीने में एक आग लगी हुई थी, बदला लेने का एक जुनून उसके दिल और दिमाग पर सवार था। वो उन सबको इतनी आसानी तो छोड़ सकता था जिन्होंने उसका ये हाल किया है, पर यह सब इतना आसान नहीं था। हर्ष कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छे से अपने दुश्मन को परखना चाहता था। समीर, कामिनी, आकाश और उसके पेरेंट्स ने पिछले 8 सालों में क्या किया, उसके जाने के बाद जिंदल मैंशन में क्या हुआ था, आज जिंदल ग्रुप्स में किसकी क्या पोजीशन है, वो इन सब का पता लगाना चाहता था। पर यह सब इतना आसान नहीं था। जिंदल फैमिली अपने मामलों को काफ़ी प्राइवेट रखती थी। उसे इस काम के लिए एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो इन सब कानों में माहिर हो, पर ऐसा किसी आदमी का नाम उसके दिमाग में आ तो नहीं रहा। कुछ देर सोचने के बाद अचानक हर्ष के दिमाग में उसके ससुर शिशिर शेखावत के सेक्रेटरी किशन का नाम घूमने लगता है। किशन उसका काम कर तो सकता था, पर उसे समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्या कहे किशन से कि किशन को उस पर शक भी ना हो और वो उसका काम भी कर दे। पर थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद वो किशन को फ़ोन कर ही देता है। वहीं किशन, जो कि शेखावत इंडस्ट्रीज के ऑफिस में अपने केबिन में बैठा काफ़ी फोकस से अपना काम कर रहा था, उसके सामने डॉक्यूमेंट्स का एक ढेर लगा हुआ था। शिशिर जी के जाने के बाद शेखावत ग्रुप्स की सारी जिम्मेदारी उसके सर पर आ गई थी। अचानक उसकी जेब में रखा फ़ोन बजने लगता है। वो फ़ोन निकाल कर देखता है तो फ़ोन स्क्रीन पर समर फ्लैश हो रहा था। किशन ये देखकर हैरान हो जाता है। शिशिर जी के अंतिम संस्कार के बाद आज पूरे 2 महीने बाद समर उसे कॉल कर रहा था, पर ज़्यादा ना सोचते हुए वो फ़ोन रिसीव कर लेता है। अरे समर, काफ़ी दिनों बाद याद किया। कैसे हो तुम और कैसी है अनन्या? इस पर हर्ष ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहता है, ईम ओक, और अनन्या भी ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं? किशन इस पर एक हल्की मुस्कान के साथ कहता है, बस थोड़ा बिजी था। तुम तो जानते ही हो कि शिशिर सर के जाने के बाद कंपनी की सारी जिम्मेदारियों मेरे कंधों पर आ गई है। इस पर हर्ष भी हाँ में सर मिलाता है। शिशिर जी का जिक्र होने की वजह से थोड़ी देर के लिए उन दोनों में एक खामोशी पसर जाती है। तभी किशन कुछ याद करते हुए कहता है, अरे समर, तुमने बताया नहीं कि तुमने फ़ोन क्यों किया, कुछ काम था तुम्हें मुझसे? किशन की बात सुनकर हर्ष को भी याद आता है कि उसने किशन को क्यों फ़ोन किया था। वो कुछ सोचते हुए कहता, वो किशन अंकल, मुझे लगता है आप ही मेरा ये काम कर सकते हैं। कैसा काम समर? किशन दिलचस्पी लेते हुए कहता है। हर्ष एक बहाना अपने मन में सोच लेता है। वो कहता है, वो दरअसल मुझे कुछ लोगों के बारे में पता लगाना है। उन लोगों ने पिछले कुछ सालों में क्या किया, कहाँ थे, आज क्या कर रहे हैं, ये सब। किशन को उसकी बात सुनकर कुछ अजीब लगता है। वो थोड़ा शक करते हुए कहता है, किन लोगों के बारे में, और आखिर तुम्हें किसी की इन्फॉर्मेशन निकालने की क्या ज़रूरत? इस पर हर्ष बहाना बनाते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं किशन अंकल, आप गलत समझ रहे हैं। वो मुझे तो बस उन लोगों के बारे में इसलिए जानना था कि मेरी कंपनी बहुत जल्द मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली करने वाले है और मुझे उन लोगों के यहाँ उनके विला का पर्सनल सिक्योरिटी हेड बनकर रहना है। इसीलिए मैं उन लोगों के साथ काम करने से पहले उन सब के बारे में पहले सब कुछ जानना चाहता था। और कौन है वो लोग, क्या नाम है उनकी फैमिली का? किशन ये कहकर उसके जवाब का इंतज़ार करने लगता है। इस पर हर्ष एक गहरी सांस लेकर कहता है, जिंदल फैमिली। किशन जैसे ही हर्ष के मुंह से जिंदल फैमिली का नाम सुनता है, वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। व्हाट? तुम्हें जिंदल फैमिली की इंफॉर्मेशन निकालनी है, पर क्यों? किशन का ऐसा रिएक्शन देखकर हर्ष को भी कुछ समझ नहीं आता कि वो इतना हैरान क्यों है। हाँ, मुझे जिंदल फैमिली के सारे फैमिली मेंबर की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, खासकर पिछले 8 सालों की। किशन को अब कुछ कुछ समझ में आ रहा था। वो अपने मन में कहता है, तो इसका मतलब इसकी याददाश्त वापस आ गई है और ये काम के बहाने अपनी फैमिली की सारी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता है।
किशन ने भी कोई धूप में बाल नहीं पका रखे थे। हर्ष की टोन सुनकर ही वो समझ गया था कि उसके साथ कुछ तो अजीब है। हेलो किशन अंकल, क्या हुआ? आप ये काम कर पाएंगे या नहीं? इस पर किशन तिरछा मुस्कुरा कर कहता है, हाँ मैं तो तुम्हारा काम कर दूंगा, पर तुम्हारा क्या? तो आखिरकार तुम्हारी याददाश्त वापस आ ही गई मिस्टर हर्ष जिंदल। हर्ष ने जैसे ही उसकी बात सुनी वो स्तब्ध रह जाता है। वो एकदम से अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। उसे यकीन नहीं आता कि किशन ने उसे उसके असली नाम से पुकारा है। इतने सालों में ये पहली बार था जब किसी ने उसको उसके असली नाम से पुकारा था। आप कहना क्या चाहते हैं? कौन हर्ष जिंदल? किशन अपनी जगह पर बैठकर बड़े आराम से कहता है। कौन हर्ष जिंदल? रियली? तो तुम्हें नहीं पता कौन हर्ष जिंदल? हर्ष, मुझसे कुछ भी छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। कैसे तुम एक बिजनेस टायकून की जगह आज एक सिक्योरिटी ऑफिसर बने हो, मैं सब जानता हूँ, तो हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर्ष को किशन की बात सुनकर काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो अपने दांत पीस कर कहता है, आपको मेरे बारे में पता था, मेरी फैमिली के बारे में पता था, पर आपने एक भी बार मुझे इन सब के बारे बताना ज़रूरी नहीं समझा। आपको पता भी है पिछले 8 सालों में मैंने अपनी पहचान का पता लगाने की कितनी कोशिश की थी, कैसे दरबदर भटका था मैं। आपको पता भी है मेरे दिल पर क्या बीतती थी जब मुझे ये लगता था कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है और मैं अनाथ हूँ। इस पर किशन थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहता है, आई एम सॉरी हर्ष, मैं सब जानता हूँ तुम्हें इन 8 सालों में क्या क्या सहना पड़ा था, पर मैं भी मजबूर था। मैं तुम्हें चाह कर भी कुछ नहीं बता सकता था। मैंने तुम्हारे दोस्त डॉक्टर दिनेश से तुम्हारे बारे में बात की थी। उसने मुझसे कहा कि अगर कोई तुम्हें ज़बरदस्ती कुछ याद दिलाने की कोशिश करेंगे तो इससे तुम्हारे दिमाग पर प्रेशर पड़ सकता है और तुम्हारी जान भी जा सकती थी, और मैं ये चांस नहीं ले सकता था क्योंकि अनन्या का जीवन तुमसे जुड़ा है और अनन्या को मैं अपनी बेटी जैसा मानता हूँ, और मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके सुहाग पर कोई आंच आए। हर्ष को उसकी बात समझ में आ जाती है। वो भी अपनी चेयर पर बैठ जाता है। किशन कुछ सोच कर कहता है, तो आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? आई मीन अपनी फैमिली के पास जाना है तुम्हें? फिर किशन कुछ देर रुक कर धीमी आवाज में कहता है, कहीं तुम अनन्या को छोड़ने का तो नहीं सोच रहे हो ना? हर्ष को उसकी बात सुनकर ऐसा लगा जैसे कोई उसे उसका दिल सीने से निकालने के लिए कह रहा हो। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्से की वजह से उसकी माथे की नसें ही तन गई थी। वो अपने दांत पीस कर कहता है, आज तो आपने ये कह दिया, आगे से कभी मत कहना। अनन्या मेरे जीने की वजह है। मेरा दिल सिर्फ उसी के नाम से धड़कता है, यहाँ तक कि मेरी आखिरी सांस तक पर भी मेरे ऊपर सिर्फ उसका हक है। मैं अब सब कुछ छोड़ सकता हूँ पर उसे नहीं। और आपने ऐसा सोच कैसे लिया कि मैं उन लोगों के लिए उसे छोड़ दूंगा जिन्होंने मेरे पीठ पीछे छुरा घोंपने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी? देखिए, मैंने आपको फ़ोन इसलिए किया था क्योंकि मुझे बस उन लोगों की लाशें देखनी है जिन्होंने आज मेरी ज़िंदगी की इस मुकाम पर पहुंचाया है। एक बार मैं अपना बदला पूरा कर लूँ, फिर मैं उस जिंदल परिवार से कोई नाता नहीं, और बस इसी काम के लिए मुझे उन लोगों की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। अब आपको मेरी मदद करनी है तो कीजिए, वरना मैं किसी और से भी मदद ले सकता हूँ। हर्ष एक सांस में अपनी बात कह देता है। किशन उसकी ये बात सुनकर एक चैन की सांस लेता है। हर्ष अनन्या को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं रहा था। ये उसके लिए एक राहत की बात थी। वो एक आह भर कर कहता है, पर क्या तुमने अपने बारे में अनन्या को बताया है? किशन की बात सुनकर हर्ष अपने एक हाथ से अपना माथा सहलाने लगता है। वो धीमे स्वर में कहता है, नहीं, अभी नहीं, इस वक्त उसके लिए जानना सही नहीं होगा, पर वक्त आने पर मैं बता दूंगा। अच्छा ठीक है, पर अब क्या तुम मुझे साफ साफ बता सकते हो कि तुम्हें अपनी फैमिली के किन लोगों की इन्फॉर्मेशन निकालनी है? इस पर हर्ष थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, मुझे मिस्टर अर्णव जिंदल, मिसेज अनिता जिंदल, आकाश जिंदल, समीर जिंदल और कामिनी जिंदल के बारे में सब पता लगाना है। इन लोगों ने पिछले 8 सालों में क्या किया, आज क्या कर रहे हैं, और सब कुछ। और हाँ, इसी के साथ मुझे जिंदल ग्रुप्स के बारे में भी सब जानना है। जिंदल ग्रुप्स में आज कौन किस पोजीशन पर है, मुझे ये भी पता लगाना है। इस पर किशन अपनी कुर्सी पर टेक लगाते हुए कहता है, ये कामिनी जिंदल वही है ना जिसने तुम पर जबरदस्ती का आरोप लगाया था, तुम्हारी भाभी? हर्ष इस पर कुछ देर के लिए हैरान रह जाता है। वो अपनी आंखें छोटी करके कहता है,
पर ये आपको कैसे पता? जहाँ तक मुझे याद है ये बात तो जिंदल फैमिली का प्राइवेट मैटर था, फिर ये आपको कैसे पता? किशन मुस्कुरा कर कहता है, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ हर्ष, मुझे तो ये भी पता है कि वो इल्ज़ाम बिल्कुल झूठा था, वो तो बस तुम्हारे दोनों भाइयों समीर जिंदल और आकाश जिंदल की एक चाल थी तुम्हें फंसाने के लिए, ताकि वो लोग तुम्हें अपनी फैमिली की नज़रों में गिरा सके और बाद में तुम्हें जान से मार सके, और तुम्हारे बाद जिंदल फैमिली का सारा फैमिली बिजनेस वो लोग हड़प सके, क्योंकि तुम अपने डैड अर्नव जिंदल के फेवरेट बेटे जो थे। हर्ष तो मानो उसकी बात सुनकर जम सा गया, ये बातें काफी निजी थी और ये किशन को कैसे पता, वो शक करते हुए कहता है। पर आपको ये सब कैसे पता? आपको मुझ पर इतना भरोसा कैसे है? जहां तक मुझे याद है मेरी खुद की माँ ने भी मेरी बातों का विश्वास नहीं किया था, फिर आपको क्यों लगता है कि मैं इनोसेंट हूँ? किशन कोई डॉक्यूमेंट देखते हुए कहता है, हर्ष, तुम्हारे इस किशन अंकल ने कोई धूप में बाल नहीं सफ़ेद किए हैं, मैं इंसान को देखकर उसकी फितरत पहचान सकता हूँ, खुद शिशिर सर ने तुम्हें अपनी बेटी अनन्या के लिए चुना था, फिर तुम कैसे गलत हो सकते हो? और वैसे भी जो इंसान अपने प्यार को बचाने के लिए ऑस्टिन जैसे राक्षस से तक भिड़ गया था, वो इतनी नीच हरकत कैसे कर सकता है? मुझे अच्छे से पता है हर्ष, तुम कभी किसी लड़की की इज्जत पर हाथ नहीं डाल सकते। किशन की ये बात सुनकर हर्ष को थोड़ा अच्छा लगता है, उसे लगता है आखिरकार उसे कोई तो ऐसा मिला जिसने उसे समझने की कोशिश की। हाँ, अनन्या भी थी जो उसे अच्छे से समझती थी, पर वो सिर्फ समर को समझती थी, हर्ष को नहीं। किशन आगे कहता है, ठीक है, तुम्हें इन पांचों लोगों और जिंदल ग्रुप्स की सारी जानकारी मिल जाएगी, बस तुम मुझे 2 दिन का वक्त दो। इस पर हर्ष कुछ सोचकर हाँ में सर मिलाते हुए कहता है, ठीक है, पर थोड़ा जल्दी कीजिए, मुझसे अब और ज्यादा इंतजार नहीं होगा। ये कहकर हर्ष फोन कट कर देता है। रात का वक्त सनशाइन अपार्टमेंट में हर्ष अपने बेडरूम की बालकनी में खड़ा दीवार से टेक लगाए चुपचाप पुणे शहर को देख रहा था। तभी अनन्या, जो कि वही बेड पर लेटी कब से उसके आने का इंतजार कर रही थी, जब वो नहीं आता तो उससे रहा नहीं जाता। अनन्या अपनी जगह से उठकर चलकर बालकनी में आती है तो देखती है हर्ष चुपचाप खड़ा एकटक उस दूर तक फैले आसमान को देख रहा है। उसे ये थोड़ा अजीब लगता है, वो उसे कल रात से कुछ बदला बदला सा लग रहा था। वो ज्यादा कुछ बोल भी नहीं रहा था और जब बोलता भी तो काफी रूखे स्वर में। अनन्या को याद था कल तक तो उसका मूड बिल्कुल ठीक था, फिर कल रात ऐसा क्या हुआ कि वो ऐसे बिहेव कर रहा है? उसका ऐसा बर्ताव अंदर ही अंदर काफी परेशान कर रहा था। समर, अनन्या उसे पुकारते हुए कहती है। हर्ष का ध्यान टूट जाता है, वो अपनी सोच से बाहर आता है। वो अनन्या को देखकर कहता है, अरे तुम अब तक जाग रही हो, सोई नहीं अब तक? अनन्या इस पर काफी मासूमियत से कहती है, आपके बिना ऐसे अकेले नींद नहीं आती समर, आप सुला दो तो शायद मैं सो जाऊं। ये कहकर अनन्या मुस्कुरा देती है। हर्ष भी उसकी बात सुनकर धीरे से मुस्कुराता है, उसे मानो अपनी गलती का एहसास होता है। चाहे कुछ भी हो, वो ऐसे वक्त में जब अनन्या प्रेग्नेंट है उसके सामने ऐसे बिहेव नहीं कर सकता था। अगले ही पल वो अनन्या का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अंदर लेकर बेड की तरफ चला जाता है। वो काफी धीरे और प्यार से उसे बेड पर लिटा देता है और वो भी उसके साथ लेट जाता है। वो उसके सर अपने सीने पर रखकर सहलाने लगता है। तभी अनन्या उसे देखते हुए कहती है, समर, कुछ हुआ है क्या? इस पर हर्ष उसे नासमझी में देखने लगता है तो वो कहती है, आप कल जब से मुंबई से आए हो कुछ बदले बदले लग रहे हो, कुछ बात है क्या? इस पर हर्ष उसकी आंखों में देखने लगता है। उसकी आंखों में उसके लिए प्यार और फिक्र वो साफ साफ देख सकता था। वो उसके माथे को प्यार से सहलाते हुए कहता है, नहीं अनन्या, कुछ नहीं हुआ, डोंट वरी, सब ठीक है। हाँ, शायद काम की वजह से थोड़ा स्ट्रेस होगा। इस पर अनन्या बस हाँ में सर मिला देती है। कुछ देर बाद हर्ष का अपना सर सहलाने के कारण वो सो जाती है। हर्ष उसका चेहरा देखते हुए अपने मन में कहता है, ये दुनिया भी कितनी अजीब है। सालों पहले पैसे, पावर और पोजीशन के लिए मेरे खुद के भाई मुझे मारने से भी पीछे नहीं हटे। ये पागल लड़की जो मुझे ठीक से जानती भी नहीं थी, मेरे लिए अपने पापा की करोड़ों की दौलत को ठुकरा कर ना जाने कितने दिनों से मेरे साथ इस छोटे से फ्लैट में रह रही है। फिर हर्ष अनन्या के माथे को चूमकर मन में कहता है,
सॉरी अनन्या, मैं तुमसे भी तुम्हारी असली पहचान छिपा रहा हूँ। तुम मिसेज हर्ष जिंदल हो, पर मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें इस वक्त कुछ भी नहीं बता सकता। इस वक्त तुम्हारा इतनी बड़ी सच्चाई को जानना तुम्हारे और हमारे बच्चों के लिए ठीक नहीं है। एक बार मैं हमारे बच्चों की जान के दुश्मनों का खात्मा कर दूं, फिर मैं तुम्हें सब सच सच बता दूंगा। 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, पर हर्ष ने जो इन्फॉर्मेशन किशन को निकालने के लिए कही थी वो उसने अब तक उसे नहीं दी थी। हर्ष इससे काफ़ी परेशान था। वो आज भी अपने ऑफिस के केबिन में बैठा लगातार किशन को फ़ोन पर फ़ोन किए जा रहा था। 2-3 बार ट्राई करने के बाद आखिरकार किशन फ़ोन पिक कर लेता है। हाँ हर्ष, बोलो। क्या बोलूँ? बोलना तो आपको है, शायद आप भूल रहे हैं कि मैंने आपको कुछ पता लगाने को कहा था। क्या हुआ उसका? हर्ष हल्के गुस्से से कहता है। इस पर किशन कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो अपने सामने रखा एक डॉक्यूमेंट देखते हुए हर्ष से कहता है, सब्र रखो हर्ष, ये इतना आसान भी है। तुम्हें तो पता ही है जिंदल खानदान अपने मामलों को कितना प्राइवेट रखता है, ये इतना भी आसान नहीं है। हर्ष भी एक समय में जिंदल खानदान का हिस्सा था, ये तो उसे भी पता था कि ये काम इतना आसान नहीं है। वो एक गहरी सांस लेकर कहता है, तो और कितना वक्त लगेगा आपको? इस पर किशन धीरे से हंसकर कहता है, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है हर्ष, तुम्हारा काम लगभग हो ही चुका है। बस मुझे शाम तक का वक्त दो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ तुम्हारी फैमिली के बारे में। इस पर हर्ष आगे बिना कुछ कहे फ़ोन काट देता है। अब वो बेसब्री से शाम का इंतज़ार करने लगता है। कुछ घंटों बाद शाम हो जाती है। हर्ष भी अब अपने ऑफिस के बाकी सारे काम निपटा चुका था। अभी वो किशन को फ़ोन करने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन खुद ही बजने लगता है। वो फ़ोन निकाल कर देखता है तो सचमुच जैसा कि उसने सोचा था ये किशन का ही फ़ोन था। वो बिना कोई देरी किए जल्दी से फ़ोन पिक कर लेता है तो सामने से किशन की आवाज़ आती है, हर्ष तुम कहाँ हो अभी? मैं मेरी वर्क प्लेस पर हूँ, आप कहिए क्या मेरा काम हुआ? हर्ष काफ़ी बेसब्र होते हुए कहता है। किशन कुछ सोच कर कहता है, हाँ वो तो हो गया है, पर तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम्हारे आसपास कोई है तो नहीं? हर्ष इस पर अपनी नज़रें यहाँ वहाँ दौड़ा कर देखता है। उस केबिन में इस वक्त उसके अलावा कोई नहीं था। नहीं, पर क्या बात है? किशन एक फाइल जो उसके हाथ में थी उसे पढ़ते हुए कहता है, नहीं, वैसे तो कोई बात नहीं है, पर जो अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी सेंसिटिव बातें हैं। नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं है। जो भी बात है आप मुझे बेझिझक बताइए। हर्ष की आवाज़ और बात करने के लहजे से ही समझ में आ रहा था कि वो इस वक्त कितना बेसब्र है। किशन एक लंबी सांस लेकर कहता है, तो ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस रात तुम्हारे साथ वो सब हुआ था उसके अगले दिन पुलिस तुम्हारे घर जिंदल मैंशन में आई थी और सबको बताया था कि तुमने जेल से भागने की कोशिश की थी, जिस चक्कर में तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और तुम जो कार लेकर भागे थे तुम उसी के साथ नदी में जा गिरे हो। पर आकाश और समीर ने सभी के सामने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है और उन्हें भी तुम्हारे जाने का उतना ही दुख है जितना कि बाकी सबको। तुम्हारे जाने के लगभग 1 हफ्ते तक समुद्र में बड़े पैमाने पर पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन चला, पर जब बहुत ढूंढने के बाद भी तुम्हारी लाश नहीं मिली तो पुलिस ने ये रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरकार बंद कर दिया और तुम्हारा ये केस 8 साल पहले ही बंद हो गया था। हर्ष को ये सुनकर और ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि उसके जाने के बाद भी उन लोगों ने उस पर एक और झूठा इल्जाम लगाया था। गुस्से से उसने अपनी मुट्ठियों कस ली थी। किशन आगे कहता है, हर्ष, पूरी जिंदल फैमिली में आज तक ये बात किसी को भी पता नहीं है कि तुम आज भी जिंदा हो। तुम्हारी मां अनिता जिंदल इन 8 सालों में काफी लो प्रोफाइल रही थी। वो घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, जिसकी वजह से मुझे उनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चला। वही तुम्हारे डैड अर्नब जिंदल, उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से काम में बिजी कर लिया था, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। और हाँ, मुझे तुम्हें एक बात और बतानी है, तुम्हारी बहन शिवी की शादी हो चुकी है। वो अपने पति शिवांश कपूर के साथ लंदन में सेटल है। हर्ष को अपनी बहन के बारे में सुनकर मन ही मन खुशी हुई, पर वो उस खुशी को किशन के सामने जाहिर नहीं होने देता। वो अपने माथे पर हाथ फेर कर कहता है, और जिंदल ग्रुप्स का बिजनेस, उसका क्या हुआ? जिंदल ग्रुप्स के बिजनेस ने भी इन 8 सालों में ठीक ठाक ही ग्रो किया। तुम्हारा भाई आकाश जिंदल आज वहां मैनेजिंग डायरेक्टर है।
पर तभी हर्ष को कुछ अजीब लगता है। वो शक करते हुए कहता है, और समीर और कामिनी, वो कहाँ है? उनका क्या हुआ? इस पर किशन कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है, पर वो जानता था उसे ये बात बतानी तो पड़ेगी। थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, वो हर्ष, समीर और कामिनी, वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। लगभग 4 महीने पहले किसी उनके मर्डर्स कर दिए थे। वॉट? हर्ष ने जैसे ही ये बात सुनी उसका तो मानो मुंह खुला का खुला ही रह गया था। हैरानी से वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वैसे तो वो उन दोनों को खुद ही मार देना चाहता था, पर उससे पहले वो खुद को बेगुनाह भी साबित करना चाहता था, जो कि अब शायद वो कभी नहीं कर सकता था। ये सब सोचते हुए उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वो फिर एक बार धड़ाम से अपनी चेयर पर वापस बैठ जाता है। कुछ देर तक दोनों तरफ शांति पसर जाती है। फिर आखिरकार हर्ष इस सन्नाटे को तोड़ते हुए कहता है, किसने किया ये? पता चला? नहीं, अब तक कुछ पता नहीं चला। उनके साथ वो सब किसने किया था? कोई 4 महीने पहले उन दोनों की लाशों को किसी ने पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक दिया था। पुलिस अब भी उनके कातिल का पता लगाने में जुटी है। हर्ष को समझ नहीं आ रहा था कि ये किस्मत का कैसा खेल है। अब वो चाह कर भी उन लोगों से बदला नहीं ले सकता था जिन लोगों ने उसकी जिंदगी बर्बाद की है। तभी किशन एक बात कहता है जो हर्ष को अंदर तक हिलाकर रख देती है। किशन कहता है, हर्ष, मुझे तुमसे एक और इम्पोर्टेंट बात कहनी है। कहिए, कैसी बात? हर्ष बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, देखो हर्ष, मुझे गलत मत समझो, पर अब जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो तुम्हें बिल्कुल ठंडे दिमाग से सुननी और समझनी होगी, ओके? हर्ष उसकी ये गोल गोल बातें सुनकर इरिटेट होते हुए कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए। किशन आगे कहने से पहले पानी का एक पूरा ग्लास एक सांस में पी जाता है। वो अपनी बात कहना शुरू करता है, हर्ष, यही कोई 2-3 साल पहले तुम्हारे पापा अर्णव जिंदल ने तुम्हें जिंदल फैमिली से ऑफिशियली डिसोन कर दिया था। क्या? किशन की ये बात सुनकर तो मानो जैसे हर्ष के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। वो ये बात कभी सोच भी नहीं सकता था। वो अभी भी इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था। हाँ हर्ष, तुमने सही सुना। तुम्हारे डैड मिस्टर अर्णव जिंदल ने तुम्हें जिंदल फैमिली से डिसोन कर दिया था। जब कुछ सालों पहले मीडिया और शहर के दूसरे लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, तब जिंदल खानदान ने इन सब से बचने के लिए एक तरीका ढूंढा। उन्होंने सीधा सीधा तुम्हें अपने परिवार का सदस्य मानने से ही इनकार कर दिया था, ताकि वो तुम्हारे मामले से पीछा छुड़ाकर अपनी रेपुटेशन दुनिया के सामने बचा पाए। और ये डिसीजन खुद तुम्हारे डैड अर्णव जिंदल का था। हर्ष अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। ये बात उसके लिए मानना बेहद मुश्किल था। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसके डैड कभी उसके साथ ऐसा कर सकते थे। वो किशन की बात को झुठलाते हुए कहता है, नहीं, मैं नहीं मानता, डैड मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकते। इस पर किशन अफसोस करते हुए कहता है, मैं मानता हूँ तुम्हारे लिए ये मानना मुश्किल है, पर मेरा विश्वास करो। देखो, मैं तुम्हें तुम्हारे डैड के खिलाफ भड़काना नहीं चाहता। मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ जो तुमने मुझसे कहा था। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो देखो, मैंने तुम्हारे फ़ोन पर एक आर्टिकल सेंड किया है, वो पढ़ लो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। और इसके आगे का फैसला तुम खुद ही ले लेना कि तुम्हें जिंदल फैमिली या अनन्या में से किसको चुनना है। ये कहकर किशन बिना उसकी कोई बात सुने फ़ोन कट कर देता है। अगले ही पल हर्ष देखता है कि उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया हुआ है जिसमें किसी आर्टिकल का लिंक था। वो उस लिंक पर क्लिक करके जैसे ही उस आर्टिकल को पढ़ता है, उसे तो मानो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। उस आर्टिकल की हेडलाइन पर साफ साफ लिखा हुआ था, हाश वॉजंट माई ओन बायोलॉजिकल सन, सेज अर्णव जिंदल। हर्ष ने वो पूरा आर्टिकल पढ़ लिया था। जैसे ही वो आर्टिकल पूरा पढ़ता है, वो बेजान सा अपनी चेयर पर बैठ जाता है। उसका शरीर बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है और उसकी आंखें ना चाहते हुए भी थोड़ी नम भी पड़ ही जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसके खुद के घर के लोग इतना नीचे भी गिर सकते थे। अब जाकर उसे समझ आता है कि वो इतने सालों से अपनी पहचान का पता क्यों नहीं लगा पाया था, क्योंकि जिंदल फैमिली ये चाहती ही नहीं थी। उन्होंने सीधा सीधा उससे पल्ला झाड़ लिया था और बदकिस्मती से ये फैसला उसके अपने डैड का था। उसी दिन रात का वक्त हर्ष अपने ऑफिस के करीब मौजूद एक बार में ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा था। आज उसका दिल बुरी तरह से टूट कर चूर हो गया था। आज उस इंसान ने उसे धोखा दिया था जिस पर उसने कभी अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा भरोसा किया था। हर्ष के लिए उसके डैड उसके हीरो थे, उसके आइडल थे, और आज उन्होंने ही वक्त आने पर उसे अपने से अलग कर दिया।
पहले उसकी मॉम और अब उसके डैड ने भी उसे पराया कर दिया। यही सब सोचकर वो एक के बाद एक ड्रिंक किए जा रहा था। उसने अब तक काफ़ी ड्रिंक कर ली थी, उसकी आंखें भी बिल्कुल लाल हो चुकी थी और उसके बाल भी बिखरे हुए थे। उसने आज तक कभी इतनी ड्रिंक नहीं की थी। वो वेटर जो उसे ड्रिंक सर्व कर रहा था अब तो उसका सब्र भी जवाब दे गया था। हर्ष उसे एक अच्छा इंसान लग रहा था। वो भी उसकी ऐसी हालत देखकर कहता है, साहब आप पहले ही बहुत पी चुके हैं, मुझे आपको देखकर लगता है कि आप पहली बार इतना पी रहे हैं, अब बस कीजिए साहब। पर हर्ष आज अपने दिल के गम को इस शराब के नशे में भुला देना चाहता था। वो उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। वो लगातार एक के बाद एक पैग पिए जा रहा था। तभी हर्ष की जेब में रखा उसका फ़ोन बजने लगता है, पर वो इतना नशे में था कि उसका इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। पर उस वेटर ने ये देख लिया था। वो उसे आवाज़ देते हुए कहता है, साहब साहब आपका फ़ोन बज रहा है। हर्ष उसकी तेज़ आवाज़ सुनकर थोड़ा होश में आता है। इतने में वो फ़ोन कट होकर फिर से बजने लगता है। इस बार हर्ष भी अपने हाथ में मौजूद ड्रिंक्स का ग्लास साइड में रखकर फ़ोन उठा लेता है। फ़ोन अनन्या का था। दूसरी तरफ अनन्या की परेशान आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, समर समर आप कहाँ है? 10 बज गए हैं रात के और अभी तक घर नहीं आए। सब ठीक तो है? हर्ष का मानो आधा नशा अनन्या की ऐसी आवाज़ सुनकर ही उतर गया था। वो जल्दी से कहता है, मैं आ रहा हूँ अनन्या, बस रास्ते में ही हूँ। ये कहकर वो फ़ोन कट कर देता है। हर्ष जल्दी से वहाँ से अपना कोट लेकर निकल जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो इन सब में तो अनन्या को भूल ही गया था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था अपने आप पर। ऐसी हालत में जब अनन्या प्रेग्नेंट है वो ड्रिंक कैसे कर सकता था? कुछ ही देर में तेजी से पुणे की सड़कों पर अपनी कार भगाते हुए हर्ष सनशाइन अपार्टमेंट पहुंच जाता है। उसने इतनी ड्रिंक्स कर ली थी कि वो ड्राइव भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। वो यहाँ तक बड़ी मुश्किल से पहुंचा था। गाड़ी से उतरते ही वो तेजी से सीढ़ियों की ओर भागता है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर अपने घर के बाहर पहुंच जाता है और दरवाज़ा खटखटाने लगता है। अंदर मौजूद अनन्या भी जल्दी से आकर दरवाज़ा खोल देती है। वो अभी हर्ष को देखकर कुछ कहने ही वाली थी कि उसे कुछ अजीब लगता है। हर्ष के कपड़े बेसुध थे, उसके माथे के बाल भी बिखरे हुए थे और उसके शरीर से उसे अजीब सी स्मेल आ रही थी। पर इससे पहले कि वो कुछ और कहती, हर्ष उसे जल्दी से आगे बढ़कर अपनी बाहों में ले लेता है। उसके इस एक्शन पर अनन्या स्तब्ध रह जाती है। समर, ये क्या कर रहे हो आप? हर्ष को भी उसकी बात सुनकर होश आता है। वो जल्दी से उससे अलग होकर उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर कहता है, सॉरी अनन्या, तुम ठीक हो ना? और हमारे बच्चे वो? ये कहकर हर्ष अनन्या को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। अनन्या उसकी ये हालत देखकर समझ जाती है कि उसने शराब पी रखी है। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें बहने लगती है। हर्ष, आपने शराब पी रखी है? ये कहकर अनन्या सुबक पड़ती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे समय में वो कुछ ही दिनों में बाप बनने वाला है। ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि हर्ष को शराब का सहारा लेना पड़ा? इस पर हर्ष अपनी नज़रें झुका लेता है। वो काफ़ी शर्मिंदा था अपनी उस हरकत पर। अनन्या का रोना भी अब तेज़ होने लगता है और वो रोते रोते ज़मीन पर बैठ जाती है। हर्ष से भी उसकी ये हालत देखी नहीं जाती। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज उसकी वजह से उसकी जान की आंखों में फिर से आंसू आ गए थे। वो आगे बढ़कर बेसुध सी पड़ी अनन्या को अपनी गोद में उठा लेता है। अनन्या भी गिरने के डर से अपने और अपने बेबी बम्प को कसकर अपने हाथों से छिपा लेती है। समर, क्या कर रहे हो आप? मैं गिर जाऊंगी, अनन्या चीख कर कहती है। पर हर्ष पर इसका कोई असर नहीं होता। वो बेडरूम में लाकर अनन्या को आराम से बेड पर लिटा देता है और अगले ही पल वो भी उसके साथ लेट जाता है। अनन्या को उसके साथ सोने में डर लगा रहा था, अगर उसने नशे में कुछ कर दिया तो। पर हर्ष उसकी एक नहीं सुनता और कसकर उसे अपनी बाहों में लेकर लेट जाता है। अनन्या जानती थी कि वो अब कुछ भी कर ले हर्ष से नहीं छूट सकती थी। वो भी अपने आप को आखिरकार ढीला छोड़ देती है। इतने गम में होने के बावजूद भी दोनों एक दूसरे का एहसास और एक दूसरे का साथ पाकर कुछ ही देर में सो जाते हैं। शायद इसे ही सच्चा प्यार कहते हैं। अगली सुबह तकरीबन 9 बजे हर्ष की आंख खुलती है। उसे महसूस होता है कि उसके सर में असहनीय दर्द हो रहा है। वो अपने आसपास देखता है तो एक राहत की सांस लेता है। अनन्या उसकी बाहों में चैन से सो रही थी। वो उसका सुंदर सा चेहरा देखते हुए अपने मन में कहता है, जब मेरी दुनिया मेरे साथ हो तो मुझे किसी और की क्या ज़रूरत?
फिर वो अनन्या का बेबी बम्प देखता है जिसमें उसका अंश पल रहा था। वो उसे देखते हुए अपने दांत पीसकर अपने मन में कहता है, सो मिस्टर अर्नव जिंदल, आपको मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना था ना? डोंट वरी, अब मैं भी आपको इसके लिए फोर्स नहीं करूंगा। मैं भी आपकी लाइफ में वापस आकर आपकी रेपुटेशन को खराब नहीं करूंगा। आज से और अभी से आपका ये बेटा हर्ष आपके और आपकी वाइफ मिसेज अनिता जिंदल के लिए सचमुच मर गया। आज से मेरी सिर्फ एक फैमिली है, मेरी अनन्या और मेरे बच्चे। ये सब मन में कहता हुआ वो अनन्या का चेहरा देख रहा था। वो अनन्या की नींद खुलने का इंतजार कर रहा था। वो उससे कल रात के लिए माफी मांगना चाहता था। थोड़ी ही देर में अनन्या की नींद भी खुल जाती है। धीरे धीरे वो अपनी खूबसूरत नीली आंखें खोलकर अपने सामने का नजारा देखती है। उसके सामने हर्ष का हैंडसम चेहरा था जो उसे ही देख रहा था। उसे देखते हुए अनन्या को उसकी कल रात की हरकत याद आ जाती है और उसकी आंखों से आंसू फूट पड़ते हैं। हर्ष तुरंत ही उसके आंसू पोंछते हुए सफाई देते हुए कहता है, सॉरी बीवी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अनन्या रूंधे गले से कहती है, गलती? आपको पता भी है मेरे ऊपर क्या बीत रही थी आपको ऐसे देखकर? आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि आपकी शराब का सहारा लेना पड़ा? ये कहकर अनन्या रोने लगती है। हर्ष भी उसे कुछ देर तक अपना मन हल्का करने देता है। कुछ देर रोने के बाद अनन्या शांत हो जाती है। हर्ष उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर बड़ी ही शांत आवाज में कहता है, सो सॉरी बीवी, मैं वादा करता हूँ मैं आज के बाद शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा और हमेशा तुम्हारा और हमारे बच्चों का ख्याल रखूंगा। अनन्या उसकी ये बात सुनकर अपनी नम आंखों से उसे देखने लगती है। उसे उसकी आंखों में एक सच्चाई नजर आती है। हर्ष उसे देखकर हाँ में सर मिला देता है, जो देखकर अनन्या के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। कुछ घंटों बाद हर्ष अपने केबिन में बैठा कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था। तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। वो देखता है ये किशन का फोन है। वो कुछ देर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को घूरते हुए फोन पिक कर लेता है। सामने से किशन की आवाज आती है, हेलो हर्ष, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, आखिर मुझे क्या हो सकत है? हर्ष बिना किसी भाव के कहता है। किशन इस पर थोड़ा पछतावा करते हुए कहता है, कल के लिए मुझे माफ कर दो हर्ष, पर मुझे लगा तुम्हारा ये सब जानना जरूरी था। इस पर हर्ष धीरे से मुस्कुरा देता है। उसकी मुस्कान में एक दर्द था। उसने किशन की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं, आखिर आप क्यों मुझसे माफी मांग रहे हैं? भला इन सब में आपकी क्या गलती? आपने तो मुझे मेरे सो कॉल्ड अपनों का असली चेहरा दिखाया है, जिसके लिए मैं आपका हमेशा एहसानमंद रहूंगा। किशन के सीने से उसकी बात सुनकर एक बोझ उतर सा जाता है। पर तभी हर्ष ने कहा, मैंने हमेशा के लिए जिंदल फैमिली को छोड़ने का फैसला कर लिया है। मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी अनन्या और अपने होने वाले बच्चों के साथ ही बिताऊंगा और उनको एक अच्छा फ्यूचर दूंगा। किशन उसकी बात सुनकर अंदर ही अंदर खुश हो जाता है। तभी हर्ष आगे कहता है, पर मुझे उससे पहले एक आखिरी काम करना है, जिसके लिए मुझे आपसे एक आखिरी हेल्प चाहिए। किशन अंकल, कैसी हेल्प? किशन आंखें छोटी करके कहता है। हर्ष धीमे से मुस्कुराते हुए कहता है, वो क्या है ना, मेरा जो प्यार छोटा भाई आकाश है ना, उसे तो मैं इन सब में भूल ही गया था। मुझे उसे उसके किए सज़ा भी तो देनी है ना। अब समीर और कामिनी को तो उनके किए की सज़ा मिल चुकी है, तो अब बचा कौन? किशन उसकी बात सुनकर धीमे से मुस्कुराता है। वो बड़ी जोशीली आवाज़ में कहता है, डोंट वरी हर्ष, मैंने इन सब का इंतज़ाम पहले से ही कर लिया है। मुझे पता था तुम मुझसे ये करने के लिए ज़रूर कहोगे। हर्ष भी किशन की बात सुनकर मुस्कुराता है। अरे वाह, आप तो बड़े फास्ट निकले किशन अंकल, पर यह होगा कैसे? किशन उसे अपना प्लान बताते हुए कहता था, मुझे पहले से ही पता था कि तुम मुझसे ये ज़रूर करने को कहोगे, इसीलिए मैंने आदमियों को आकाश पर नज़र रखने को कहा था। कहा है वो इस वक्त, मुझे जल्दी बताइए। हर्ष बिल्कुल कड़क और रौबदार आवाज में कहता है। उसकी ऐसी आवाज सुनकर तो एक बार के लिए किशन भी डर जाता है, पर वो किसी तरह अपने आप को संभालते हुए कहता है, हर्ष, तुम्हारे डैड आई मीन मिस्टर अर्नव जिंदल ने मुंबई में एक क्लॉथिंग ब्रांड लॉन्च किया था कुछ दिनों पहले। हर्ष को याद आता है उसी क्लॉथिंग ब्रांड की लॉन्च पार्टी में उसने अपने डैड को देखा था और उसकी याददाश्त वापस आई थी। वो हाँ में सर मिलाते हुए कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। तो
हाँ, तो उसी क्लथिंग ब्रांड के काम के सिलसिले में ही मिस्टर जिंदल ने आकाश को वहाँ मुंबई में कुछ दिनों तक रुकने के लिए कहा है। वो पिछले 2-3 दिनों से वही मुंबई में एक होटल में ठहरा हुआ है। किशन की ये बात सुनकर हर्ष की आंखों में एक चमक आ जाती है। उसे अपना बदला लेने की उम्मीद नजर आती है। वो अपने दांत पीसते हुए कहता है, किस होटल में रुका है वो मुझे बताइए। किशन उसकी बात के जवाब में कहता है, हर्ष, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे आदमी उस पर बराबर अपनी नजरें गड़ाए है। वो हर रात ठीक 8 बजे अपने होटल से निकलकर पास में ही मौजूद एक पब में शराब पीने जाता है और उसके होटल से उस पब का रास्ता आमतौर पर काफी सुनसान रहता है। तुम चाहो तो मैं आदमियों से कहकर आज ही। इससे पहले कि किशन अपनी बात पूरी करता, हर्ष उसे रोकते हुए कहता है, नहीं, उसे जान से मारने का हक सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। मैं उसे इतनी भयानक मौत मारूंगा कि वो अगला जन्म लेने से पहले भी 100 बार सोचेगा। किशन उसकी बात सुनकर अपना थूक निगल लेता है। कुछ देर तक दोनों में शांति रहती है। थोड़ी बाद हर्ष ने कहा, आप एक काम कीजिए, मुझे उसकी होटल से लेकर उस पब तक की लोकेशन सेंड कीजिए। किशन उसकी बात सुनकर हाँ में सर मिलाते हुए कहता है, उसकी फिक्र तुम मत करो, अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा तुम करते जाओ। अभी तुम अपने ऑफिस से कोई बहाना करके छुट्टी लेकर मुंबई के लिए निकलो, जहाँ की मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करूंगा और साथ ही साथ मैं अपने उन आदमियों का भी नंबर भेजूंगा जो आकाश पर नज़र रखे हुए हैं। वो तुम्हें इस काम में गाइड करेंगे। हर्ष, मुझे लगता है तुम्हें ये काम आज ही कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आकाश ज़्यादा दिनों तक मुंबई में रुकने वाला है। ओके, सेंड मी ऑल द डिटेल्स। ये कहकर हर्ष फोन कट कर देता है। थोड़ी ही देर में वो देखता है कि किशन ने उसे वो लोकेशन और एक फ़ोन नंबर भी भेज दिया है। अगले ही पल वो अपने मैनेजर सुरेश को फ़ोन कर देता है और उसे कहता है कि उसे किसी काम से मुंबई जाना है, जिस वजह से उसे हाफ डे चाहिए। सुरेश थोड़ी देर ना नुकुर करने के बाद छुट्टी दे ही देता है। थोड़ी देर बाद हर्ष उस ऑफिस की बिल्डिंग के नीचे पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी के पास खड़ा था। अभी वो गाड़ी में बैठने ही वाला था कि तभी उसे अचानक अनन्या का ख्याल आ जाता है। वो अपना फ़ोन निकालकर अनन्या को कॉल कर देता है। अनन्या, जो कि दूसरी तरफ बेडरूम में रेस्ट कर रही थी, फ़ोन की रिंग की आवाज़ सुनकर उठकर बैठ जाती है। वो देखती है ये हर्ष का फ़ोन है। वो जल्दी से ज़्यादा बिना सोचे समझे फ़ोन पिक कर लेती है। सामने से आवाज़ आती है, हेलो बीवी, क्या तुम सो रही थी? अनन्या ना में सर मिलाते हुए रूड टोन में कहती है, नहीं, बस लेटी थी, सोई नहीं थी। उसकी ऐसी आवाज़ सुनकर हर्ष समझ जाता है कि वो अब भी उससे कल को लेकर नाराज़ है। नाराज़ हो बीवी? हर्ष ने धीरे से कहा, नहीं, पर आप मुझसे वादा कीजिए कि आप फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे, अनन्या सख्त होते हुए कहती है। इस पर हर्ष एक आह भरकर कहता है, ओके बीवी, मैं वादा करता हूँ मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। तभी हर्ष को याद आता है कि उसने फ़ोन क्यों किया था। अरे हाँ, मुझे तुम्हें कुछ कहना था। क्या कहना था आपको? हर्ष थोड़ा हिचकिचा कर कहता है, वो आज मुझे रात में आते आते देर हो जाएगी, तो तुम चाहो तो सो जाना, मेरे पास फ्लैट की एक्स्ट्रा चाबी तो है ही। अनन्या को उसकी देर से आने वाली बात अजीब लगती है। उसे लगा कहीं हर्ष फिर से शराब के चक्कर में तो। अनन्या शक करते हुए कहती है, अच्छा, पक्का काम ही करने जा रहे हैं या काम के बहाने कुछ और? हर्ष उसके उस ताने को अच्छे से समझ सकता था। वो मुस्कुरा कर कहता है, नहीं बीवी, डोंट वरी, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगा। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं आज से शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। इस पर अनन्या एक राहत की सांस लेती है। ठीक है, आप अपना काम कीजिए, मैं आपका इंतज़ार करूंगी। ये कहकर वो फ़ोन कट कर देती है। हर्ष उसके बात करने के लहजे से ही समझ गया था कि वो अभी भी थोड़ी नाराज़ तो है, पर इस वक्त उसे सिर्फ अपना मकसद दिखाई दे रहा था। वो जल्दी से अपनी कार में बैठकर मुंबई के लिए निकल जाता है। रात का वक्त मुंबई का सुनसान शिवाजी रोड, चारों तरफ अंधेरे और सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं था। तभी अचानक उस रोड पर एक ब्लैक कलर की एसयूवी कहीं से आकर रुक जाती है। उस एसयूवी में 2 हटे कट्टे लोग मौजूद थे। वो दोनों गाड़ी से बिना उतरे ही चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाने लगते हैं, पर वहां कोई नहीं था। तभी जो इंसान ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था वो अपने पास मौजूद उस हैंडसम आदमी से कहता है, सर, ये रोड हमेशा खाली ही रहता है इस टाइम पर, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतने दिनों से उस पर नज़र रख रहा हूँ, देखना वो अभी आता ही होगा।
उसकी बात सुनकर वो दूसरा आदमी, जो कि कोई और नहीं हर्ष था, वो हाँ में अपना सर मिला देता है, जबकि वो पहला आदमी किशन का भेजा हुआ था जो हर्ष को उसके काम में मदद करने के लिए आया था। उन दोनों ने इस वक्त ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहन रखे थे और उन दोनों के चेहरे भी मास्क से ढके हुए थे और वो दोनों आकाश के आने का इंतजार करने लगते हैं। उन दोनों को ज़्यादा इंतज़ार करना भी नहीं पड़ता, लगभग 10 मिनट के अंदर ही एक ब्लैक कलर की आलीशान ऑडी कार वहां आ जाती है। हर्ष के साथ बैठा वो किशन का भेजा आदमी, जिसका नाम उमेश था, वो हर्ष से कहता है, लो साहब, आ गया आपका शिकार। ये कहकर उमेश के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। उमेश उनकी एसयूवी को रोड के बीचों बीच लाकर खड़ा कर देता है, जिससे आकाश की ऑडी कार को वहां से जाने का रास्ता ना मिल पाए, और होता भी ऐसा ही है। रास्ते के बीचों बीच एक बड़ी सी एसयूवी को खड़ा देख उस ऑडी में बैठा आकाश जिंदल जल्दी से ब्रेक लगा लेता है। उसे ये देखकर तेज गुस्सा आ जाता है। वो इस वक्त पब में जाकर मजे करने का मूड बनाकर निकला था। वो गाड़ी से बिना उतरे खिड़की से सर बाहर सर निकालकर तेज आवाज में उस एसयूवी को देखते हुए कहता है, अरे ओ रईस की औलाद, तेरे बाप का रास्ता है क्या? चल जल्दी से हटा अपनी गाड़ी और दफा हो जा मेरी नजरों से। पर आकाश के कहने पर भी कुछ नहीं होता। वो एसयूवी जैसे खड़ी थी वैसे ही खड़ी रहती है, वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलती। आकाश को ये देखकर और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, पर तभी वो देखता है उस ऑडी का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है और उसमें से एक लंबी चौड़ी परछाई बाहर आ रही है। इतने अंधेरे में आकाश को ठीक से कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, पर उसे इतना तो समझ में आ रहा था कि ये सामने मौजूद आदमी एक बॉडी बिल्डर जैसा है। वो परछाई चलकर उस एसयूवी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अब आकाश साफ साफ देख सकता था कि एक तकरीबन 6.5 फीट लंबा एक आदमी उसकी कार के बिल्कुल सामने खड़ा है, जिसने ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहने हुए हैं और उसके चेहरे पर एक बड़ा सा ब्लैक मास्क है। आकाश उस आदमी को देखकर अंदर ही अंदर डर से कांप रहा था। उसे उस आदमी को देखकर ही समझ में आ रहा था कि उसके इरादे कुछ ठीक नहीं है और वो यहाँ किसी मकसद से आया है। तभी उसे कुछ याद आता है। वो अपनी गाड़ी के ड्रॉवर से अपनी गन निकाल लेता है, जिससे उसे कुछ हिम्मत मिलती है। काफी हिम्मत जुटाने के बाद वो भी गाड़ी से उतर जाता है। वो अपने सामने खड़े हर्ष की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहता है, कौन है तू और यहाँ क्यों आया है? देख, मैं बता रहा हूँ, मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ और मेरा मूड अभी काफी अच्छा है, इसीलिए कह रहा हूँ मेरा रास्ता छोड़ दे, वही तेरे लिए बेहतर होगा। वरना क्या कर लेगा तू? आकाश जिंदल, हर्ष अपनी भारी और खतरनाक आवाज में कहता है। आकाश उसकी आवाज सुनकर ही डर से कांपने लगता है। वो हैरान था कि आखिर इस इंसान को उसका नाम कैसे पता, और ना जाने क्यों उसे ऐसा भी लग रहा था जैसे उसने ये आवाज पहले भी कहीं सुनी है। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके सामने मौजूद हर्ष उसकी तरफ अपने भारी और लंबे कदम बढ़ाने लगता है, जिसे देखकर आकाश की घिघी बंध जाती है। उसे अपने सामने खड़े इंसान का बॉडी शेप देखकर ही समझ में आ गया था कि वो उससे लड़ नहीं सकता। तभी वो अपनी चाल चलते हैं, अपनी गन निकालकर हर्ष के सामने कर देता है, जिससे हर्ष के कदम एक पल के लिए रुक जाते हैं। गाड़ी में बैठा उमेश, जो कि ये सब देख रहा था, वो देखकर डर जाता है, पर हर्ष के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। वो अब भी आकाश की तरफ अपने कदम बढ़ाए जा रहा था। आकाश हड़बड़ाते हुए उसे डराने की कोशिश करते हुए कहता है, देख देख, आगे मत बढ़ना वरना मैं गोली मार दूंगा। पर उसकी धमकी का आज हर्ष पर कोई असर नहीं होने वाला था। उसके सर पर तो खून सवार था। हर्ष अब चलकर बिल्कुल उसके करीब आ गया था। आकाश ने गन अब बिल्कुल उसके सीने की तरफ तान रखी थी, पर तभी हर्ष एक झटके में वो गन उसके हाथ से छीन लेता है। उसने ये इतना तेज किया था कि आकाश को कुछ सोचने समझने का समय ही नहीं मिला। वो अपनी आंखें फाड़े अपने सामने खड़े इंसान को देख रहा था, जो उससे 100 गुना तेज था। हर्ष वो गन अपनी जेब में रख लेता है। आकाश उसे अपनी डरी हुई नजरों से देखे जा रहा था। वो इतने अंधेरे में उसका चेहरा तो देख नहीं पा रहा था, पर वो ये साफ साफ महसूस कर सकता था कि ये इंसान आज उसे मारने के इरादे से ही यहाँ आया है। अगले ही पल एक जोरदार पंच आकाश के जबड़े पर पड़ता है और आकाश हवा में उछलता हुआ सीधा अपनी कार के इंजन पर जाकर गिरता है। वो पंच इतना जोरदार था कि आकाश के जबड़े के टूटने की आवाज उस जगह पर गूंज जाती है। पर हर्ष कहा आज इतने में रुकने वाला था। वो आज अपनी सालों की भड़ास
निकालने आया था। वो जाकर आकाश को उसकी कॉलर से पकड़कर उसे उसके पैरों पर खड़ा रहने पर मजबूर कर देता है और उसके चेहरे पर एक के बाद एक बेतहाशा मुक्के बरसाने लगता है। वो मुक्के इतने जबरदस्त थे कि आकाश को ऐसा लगा मानो उसके चेहरे पर बड़े बड़े पत्थरों की बारिश हो रही है। आकाश के पूरे चेहरे पर जगह जगह से खून बहने लगता है। काफी देर तक मुक्के बरसाने के बाद हर्ष आकाश का सीधा हाथ पकड़ लेता है और एक झटके से उसे मरोड़ देता है, जिससे उस जगह पर चटाक की आवाज और आकाश की चीख दोनों एक साथ गूंज जाती है। आकाश अपना टूटा हुआ हाथ पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। उसे उसके पूरे शरीर में एक असहनीय दर्द का एहसास हो रहा था। हर्ष ने उसे मार मार कर अधमरा सा कर दिया था। अब वो बस हर्ष के अगले मूव का इंतजार कर रहा था। उसे लगा बस अब इस दुनिया में ये उसका आखिरी दिन है। तभी आकाश अपनी धुंधली आंखों से देखता है कि हर्ष अपने जेब से गन निकाल रहा है, जिसे देखकर वो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा डर जाता है। पर वो अब वहां से भाग भी नहीं सकता था, क्योंकि उसका शरीर अब उसका साथ नहीं दे रहा था। हर्ष गन निकालकर उसे आकाश के माथे की तरफ तान देता है। उसकी उंगली गन के ट्रिगर को छूने ही वाली थी। उसने सोचा नहीं था कि जिंदगी एक दिन उसे ऐसे मोड़ पर ले आएगी जब उसे अपने भाई पर ही गोली चलानी पड़ेगी, पर इसके लिए आकाश ने ही उसे मजबूर किया था। वो अपनी लाल आंखों से जमीन पर पड़े आकाश को एकटक देख रहा था, जो डरी हुई नजरों से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में वो मौत का खौफ साफ साफ देख सकता था। हर्ष की उंगली गन के ट्रिगर को प्रेस करने ही वाली होती कि अचानक उसकी आंखों के सामने उसके माता पिता अर्णव और अनिता के चेहरे घूमने लगते हैं, जिन्होंने उसे जन्म दिया था। हर्ष सोचता है कि आज अगर उसने आकाश को मार दिया तो उसके मॉम डैड का क्या। उसने जिंदल खानदान से और उनसे अपने रिश्ते तोड़ दिए हैं और उसने पक्का मन बना लिया था कि वो उनके पास अब जिंदगी भर कभी अपने घर वापस नहीं जाएगा। किशन ने उसे बताया था कि उसकी बहन शिवी की शादी हो चुकी है और वो अपने पति के साथ लंदन में रहती है, और ऐसे में अगर उसने आकाश को भी मार दिया तो उनका क्या वो ये सदमा बर्दाश्त कर पाएंगे। भले ही वो अपने माता पिता होने का फर्ज पूरा नहीं कर पाए, पर उसे तो कम आज अपने बेटे होने का फर्ज निभाना पड़ेगा ना। कुछ देर इस बारे में सोचने के बाद हर्ष अपनी गन फिर से अपनी जेब में रख लेता है और पीछे मुड़कर आकाश को वैसे ही उसी हाल में छोड़कर एसयूवी की तरफ जाने लगता है। गाड़ी में बैठा उमेश ये देखकर हैरान था। वही उससे ज्यादा हैरान तो जमीन पर अधमरा लेटा आकाश था। वैसे तो वो पूरी तरह से होश में नहीं था, पर उसे समझ आ गया था कि इस इंसान ने उसकी जान बख्श दी है। हर्ष आकर गाड़ी में बैठ जाता है। उसने देखा कि उमेश उसे सवालिया नजरों से देख रहा है, तो वो उसे वापस चलने का इशारा करता है। उमेश भी कुछ ना कहते हुए ऐसा ही करता है। थोड़ी देर बाद जब उमेश और हर्ष उस जगह से थोड़ी दूर आ जाते हैं तो उमेश से अब रहा नहीं जाता। वो हर्ष को देखते हुए कहता है, क्या हुआ साहब, आपने उसे छोड़ क्यों दिया? अगर आपको उसे मारना ही नहीं था तो ये सब क्यों किया? इस पर हर्ष गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए कहता है, वो सब तुम नहीं समझोगे उमेश। फिर वो एक गहरी सांस लेकर कहता है, अब तुम एक काम करो, पास के किसी हॉस्पिटल में फ़ोन करो और उनसे कहो कि शिवजी रोड पर तुमने अभी अभी एक आदमी को जख्मी हालत में सड़क पर पड़ा हुआ देखा था। अभी उमेश कुछ कहने ही वाला था कि हर्ष उसे टोकते हुए कहता है, हाँ, और तुम भी जयपुर वापस चले जाओ और किशन अंकल से कहना कि मैंने आकाश की जान बख्श दी है और आज के बाद वो उसका पीछा ना करे। उमेश कुछ कहना चाहता था, पर हर्ष को इतने गुस्से में देख वो कुछ कहना सही नहीं समझता। वो बस अपना सर हाँ में हिला देता है। अगले दिन जिंदल मैंशन में सुबह का वक्त हमेशा की तरह अर्णव ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे और अनिता पीछे खड़ी उन्हें ही देख रही थी। तभी अचानक टेबल पे रखा अर्णव का फोन बजने लगता है। अर्णव देखते हैं तो ये उनके असिस्टेंट जतिन का फोन था। वो ज्यादा ना सोचते हुए फोन रिसीव कर लेते हैं। हाँ जतिन, बोलो। दूसरी तरफ से जतिन की घबराई हुई आवाज उनके कानों में पड़ती है। सर एक प्रॉब्लम हो गई है सर। आकाश सर पर कल रात को किसी ने जानलेवा हमला कर दिया है सर। वॉट? अर्णव का तो कलेजा ही उसकी ये बात सुनकर मुंह में आ जाता है। आकाश ठीक तो है? कहाँ है वो इस वक्त? सर वो अभी मुंबई के MGM हॉस्पिटल में एडमिट है सर। उन्हें काफ़ी चोटें आई है, इस वक्त वो ICU में है।
उसके मुंह से इतना सुनते ही अर्नव फोन कट कर देते हैं। अनिता जो कि उनके पीछे ही खड़ी थी उसने भी ये सुन लिया था। वो भी अर्नव के पास आकर रूंधे स्वर में कहती है, क्या हुआ? किसका फोन था अर्नव? और क्या हुआ आकाश को? अनिता जतिन का फोन था। उसने बताया कि आकाश पर कल रात किसी ने जानलेवा हमला किया है, उसे काफ़ी चोटें आई है और वो इस वक्त मुंबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट है। वो इस वक्त आईसीयू में है। क्या? पर ये किसने और क्यों किया? अनिता की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। उसकी पूरी दुनिया हिल सी जाती है। अपने एक बेटे को तो वो खो ही चुकी थी, अब दूसरे बेटे को खोने की हिम्मत उसमें नहीं थी। अनिता, अभी हमारे लिए ये जानना ज़रूरी नहीं है, अभी हमें तुरंत ही आकाश के पास जाना पड़ेगा। अनिता को उनकी बात सही लगती है। वो दोनों जिंदल खानदान के प्राइवेट जेट से कुछ ही घंटों में मुंबई आ जाते हैं। कुछ घंटों बाद वो मुंबई के एमजीएम हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहां अर्नव के काफ़ी सारे आदमी पहले से ही तैनात थे जो आकाश को प्रोटेक्ट करने के लिए उस हॉस्पिटल को चारों तरफ से घेर कर खड़े थे। वो जैसे ही वहां पहुंचते हैं अर्नव का असिस्टेंट जतिन जल्दी से चलकर उनके पास आता है। जतिन, कहा है आकाश? क्या वो ठीक है? अर्नव हड़बड़ाते हुए कहते हैं। अर्नव, अनिता दोनों के ही दिल जोरों से धड़क रहे थे। जतिन उन्हें शांत करते हुए कहता है, देखिए देखिए अर्नव सर, आप शांत हो जाए, डॉक्टर ने कहा है कि वो अभी खतरे से बाहर है। ये सुनकर मानो उन दोनों की जान में जान आती है। आज अगर हर्ष की तरह आकाश को भी कुछ हो जाता तो वो तो जीते जी मर ही जाते। लगभग 3 घंटों के बाद आईसीयू वार्ड में आकाश को होश आ जाता है। उसके पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी हुई थी। वो आंखें खोल कर देखता है तो उसके मॉम डैड उसके बेड के पास ही खड़े थे और उसे ही देख रहे थे। उसके डैड की आंखों में उसे खोने का डर था और उसकी मां की आंखों में आंसू थे। आकाश, तुम्हें होश आ गया आकाश? ये कहकर अनिता सुबक पड़ती है और आकाश को अपन गले से लगा लेती है। हाँ मॉम, मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, आकाश अपनी कमज़ोर आवाज़ में कहता है। अब तुम हमारे साथ चल रहे हो दिल्ली, और खबरदार तुमने जिंदल मैंशन से बाहर कदम भी रखा तो। अनिता रोते रोते उसे ही धमकाते हुए कहती है। तभी अर्नव आकाश को देखते हुए उसे ताना मारते हुए कहते हैं, तुम्हें पता भी है हमारे कितने दुश्मन हैं? कितनी बार कहा है बॉडीगार्ड्स को लेकर चला करो अपने साथ, पर नहीं, मेरी बात कहाँ माननी है? इस पर आकाश या अनिता में से कोई कुछ कहता कि उससे पहले ही वहां एक पुलिस इंस्पेक्टर अपने कुछ कांस्टेबल्स के साथ आ जाता है। वो बेड पर किसी लाश की तरह पट्टियों में लेटे हुए आकाश को देखते हुए कहता है, क्या आप ही है आकाश जिंदल? और क्या आप पर ही कल रात किसी ने वो हमला किया था? आकाश उस इंस्पेक्टर को देखते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। इंस्पेक्टर आकाश को देखते हुए कहता है, हमें आपका स्टेटमेंट लेना है। अनिता इंस्पेक्टर की बात सुनकर कुछ कहने वाली होती है कि तभी अर्नव उसे रोकते हुए कहते हैं, रुको अनिता, पुलिस को अपना काम करने दो, हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये किसने किया है। हमें जल्द से जल्द उस इंसान तक पहुंचना पड़ेगा। अनिता ये सुनकर आगे कुछ नहीं कहती। इंस्पेक्टर आकाश से अपना पहला सवाल करते हुए कहता है, हाँ तो मिस्टर जिंदल, कहिए कितने लोग थे वो जिन्होंने आप पर हमला किया है? इस सवाल पर आकाश अपनी जिंदगी के उस सबसे भयानक मंजर को याद करते हुए कहता है, नहीं इंस्पेक्टर, आप गलत समझ रहे हैं, वो लोग नहीं थे, वो तो सिर्फ एक अकेला आदमी था। क्या? इंस्पेक्टर आकाश की बात सुनकर हैरान रह जाता है। वो एक बार फिर आकाश को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि आकाश की ये हालत किसी एक आदमी ने अकेले की है, बाकी सबका भी यही हाल था। फिर भी इंस्पेक्टर अपने आप को संभालते हुए कहता है, हाँ तो कैस दिखता था वो? क्या हुलिया था उसका? इस पर आकाश कुछ देर सोचने के बाद कहता है, अंधेरा होने की वजह से मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। उसने ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहने हुए थे। वो बहुत ऊंची कदकाठी वाला आदमी था। वो लगभग 6.5 फीट का था। वो बहुत ताकतवर था। वो मुझे ऐसे मार रहा था जैसे उसकी मुझसे कोई पुरानी दुश्मनी है जिसका वो बदला ले रहा हो। आकाश की ये बात सुनकर अर्नव अनिता सोच में पड़ जाते हैं। वो ये सोच रहे थे कि कहीं ये उनका कोई दुश्मन तो नहीं जिसने आकाश को टारगेट किया है। तभी इंस्पेक्टर अपना अगला सवाल पूछता है, तो आप वहां से बचे कैसे? किसी ने आपको बचाया था क्या?
इस पर आकाश को याद आता है कि वो नकाबपोश उसे मौत के घाट उतारने ही वाला था, पर पता नहीं क्या सोचकर उसने उसे छोड़ दिया। वो कहता है, इंस्पेक्टर, वो मुझे जान से मारने ही वाला था। उसने अपनी गन मेरी तरफ तान रखी थी, वो ट्रिगर दबाने ही वाला था, पर पता नहीं अचानक उसके मन में क्या आया कि उसने मुझे छोड़ दिया और चुपचाप जिस गाड़ी में वो आया था उसे लेकर वहां से निकल गया। उस गाड़ी का नंबर याद है आपको, या कौन सी गाड़ी थी ये तो देखा होगा ना आपने? इंस्पेक्टर के इस सवाल पर आकाश याद करते हुए कहता है, मुझे नंबर तो याद नहीं है, पर हाँ वो एक ब्लैक कलर की एसयूवी थी। ओके मिस्टर जिंदल, अभी के लिए हम चलते हैं, हम इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये कहकर इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ वहां से जाने लगता है तो आकाश उसे रोकते हुए कहता है, इंस्पेक्टर एक मिनट, मुझे आपको एक और बात बतानी है। वो लोग रुक जाते हैं। इंस्पेक्टर आकाश को सवालिया नजरों से देखते हुए कहता है, क्या बात है मिस्टर जिंदल, बताइए, हम आपको सुन रहे हैं। आकाश इस पर उस नकाबपोश का चेहरा और उसकी आवाज को याद करते हुए कहता है, मुझे ये बताना था कि ना जाने क्यों वो नकाबपोश मुझे कुछ जान पहचाना सा लगा। उसकी आवाज भी मुझे कहीं सुनी सुनी लग रही थी, और तो और वो मेरा नाम भी जानता था। उसकी बात सुनकर इंस्पेक्टर अपनी आंख छोटी करके कहता है, वॉट, जाना पहचाना? तो आपको लगता है कि वो आपकी जान पहचान में से कोई था? क्या आपको किसी पे शक है? कुछ देर इस बारे में सोचने के बाद आकाश ना में अपना सर मिला देता है। इंस्पेक्टर ये देखकर वहां से जाते हुए कहता है, ठीक है, अगर हमें कुछ पता चला तो हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। पुलिस अपना काम करके वहां से निकल जाती है। दोपहर का वक्त अनिता और अर्नव हॉस्पिटल के कॉरिडोर में मौजूद थे। अनिता अर्नव से परेशान होते हुए कहती है, अर्नव, आखिर ये किसका काम हो सकता है? कौन हो सकता है इसके पीछे? इस पर अर्नव भी सोच में पड़ जाते हैं। कुछ देर सोचने के बाद वो कहते हैं, अब हमारे इतने सारे दुश्मन हैं कि इस बात का अंदाज़ा लगाना तो मुश्किल है अनिता। इस पर अनिता उदास होते हुए कहती है, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है हमारे बच्चों को। इस पर अर्नव अनिता को कुछ कहने ही वाले होते हैं कि तभी वहां एक नर्स आ जाती है। वो अर्नव अनिता को देखते हुए कहती है, क्या आप ही हैं मिस्टर एंड मिसेस जिंदल? इस पर अर्नव हाँ में सर मिलाते हैं तो वो नर्स कहती है, आपको डॉक्टर राठी उनके केबिन में बुला रहे हैं, उन्हें आपके बेटे आकाश के बारे में कुछ बात करनी है। ये कहकर वो नर्स वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद अर्नव अनिता डॉक्टर राठी के केबिन में उनके सामने बैठे हुए थे। डॉक्टर राठी कोई फाइल पढ़ रहे थे। अर्नव उन्हें टोटकते हुए कहते हैं, क्या हुआ डॉक्टर, आकाश ठीक तो है ना? डॉक्टर उस फाइल को बंद करके एक लंबी सांस लेकर कहते हैं, हाँ मिस्टर जिंदल, आकाश तो ठीक है, पर क्या डॉक्टर? अनिता अर्नव दोनों लगभग एक साथ कहते हैं, डॉक्टर ये कहने के लिए हिचकिचा रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद वो कहता है, बात यह है कि मिस्टर एंड मिसेस जिंदल, कल आपके बेटे पर जो हमला हुआ था उसमें उसे काफ़ी इंटरनल चोटें आई है। उनमें से एक चोट तो काफ़ी इंटरनल है, जिस वजह से शायद आपका बेटा आकाश अब कभी भविष्य में बाप नहीं बन पाएगा। वॉट? अर्नव अनिता दोनों डॉक्टर की बात सुनकर अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। दोनों को मानो 440 वोल्ट का शॉक लगा। दोनों ना जाने कब से और कितने सालों से दादा दादी बनने की आस लगाए थे, और अब ये आप ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर? ऐसा कैसे हो सकता है? अनिता लगभग रोते हुए कहती है, मैं सच कह रहा हूँ मिसेस जिंदल, अब इस बात के काफ़ी कम चांसेस है कि आपका बेटा आकाश कभी बाप बन पाएगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप चाहे तो आप अपने किसी भरोसे के हॉस्पिटल में उसका चेकअप करवा सकते हैं। ये सुनते ही अनिता धड़ाम से कुर्सी पर वापस बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगते हैं। अर्नव उसे संभालते हुए कहते हैं, अनिता संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद अनिता अर्नव दोनों डॉक्टर के केबिन से बाहर आते हैं। अनिता ने अर्नव के सीने पर अपना सर टिकाया हुआ था। अर्नव उसे पास ही में मौजूद एक बेंच पर बिठा देते हैं। वो उसके पास अपने घुटनों पर बैठते हुए कहते हैं, अनिता संभालो अपने आप को, इस खबर से जितनी दुखी तुम हो उतना ही मैं भी हूँ, पर इस वक्त तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। ज़रा देखो तो आकाश की हालत इस वक्त, अगर तुम उसके सामने ऐसे बिहेव करोगी तो उस पर क्या असर पड़ेगा।
मेरी बात मानो, अभी तुम उसे इस बारे में कुछ मत कहना, ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहनी चाहिए। अनिता रोते हुए कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है अर्णव, सब मेरी गलती है, मैंने जो कुछ भी हर्ष के साथ किया था ऊपर वाला मुझे उसी की सजा दे रहा है। हर्ष का जिक्र आते ही कुछ देर के लिए अर्णव भी शांत हो जाते हैं, उनके आंखें भी आखिरकार छलक पड़ती है। लगभग 2 दिन बाद डॉक्टर आकाश को वहां से डिस्चार्ज कर देते हैं। अर्णव अनिता आकाश को लेकर दिल्ली वापस लौट जाते हैं, इस बात से अनजान कि वो अपने पीछे एक बहुत बड़ा सच और एक बहुत बड़ा राज छोड़ कर जा रहे हैं। वक्त तेजी से बीत जाता है और अब वो घड़ी भी आ जाती है जिसका इंतजार हर्ष और अनन्या ना जाने कब से कर रहे थे। 4 महीने बाद पुणे के बत्रा लाइफ केयर हॉस्पिटल में हर्ष हॉस्पिटल कॉरिडोर की एक बेंच पर लगभग पिछले 2 घंटों से बैठा था। वो कभी बेंच पर बैठता तो कभी पूरे कॉरिडोर के चक्कर काटता। दरअसल आज सुबह से ही अनन्या लेबर पेन की शिकायत कर रही थी और हर्ष भी उसे बिना कोई देरी किए हॉस्पिटल ले आया था। वो लोग उसे डिलीवरी के लिए ऑपरेशन थिएटर ले गए थे, पर 2 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक अंदर से कोई खबर नहीं आई थी। वक्त के साथ साथ अब हर्ष की बेचैनी बढ़ने लगी थी। उसे इस वक्त किसी के साथ की बेहद ज़रूरत थी। कहने को तो उसका एक पूरा परिवार था, पर हालात के चलते उसके साथ उसकी जीवन की इस मुश्किल घड़ी में कोई नहीं था। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुलता है और एक नज़र आकर हर्ष के सामने खड़ी हो जाती है। पर इस हर्ष को कोई होश नहीं था, वो तो अपने दिमाग में आ रहे बुरे बुरे ख्यालों से लड़ने में बिजी था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। तभी वो नज़ हर्ष ध्यान तोड़ते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी मिस्टर समर। ये आवाज़ सुनकर हर्ष का ध्यान टूटता है। वो अपने सामने खड़ी नस को देखकर एक झटके से अपनी जगह से उठ जाता है। हाँ मैं ही हूँ समर, क्या हुआ सिस्टर, मेरी वाइफ ठीक तो है ना? वो नज़ मुस्कुरा कर कहती है, हाँ मिस्टर समर, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है और मुबारक हो आपको जुड़वां बेटे हुए हैं, यू आर फादर ऑफ 2 नाव। नस की बात सुनकर तो मानो हर्ष की धड़कनें दुगनी रफ्तार से दौड़ने लग जाती है। उसकी आंखों में खुशी आंसू आ जाते हैं। हर्ष बड़ी मुश्किल से बस इतना ही कह पाता है, वो दोनों तो ठीक है ना? इस पर वो नज़ हाँ में सर मिलाते हुए कहती है, हाँ आप फिक्र मत कीजिए, आपके दोनों बेटे बिल्कुल ठीक और हेल्थी है, आप थोड़ी देर वेट कीजिए, थोड़ी देर में आप उन तीनों से मिल सकते हैं। ये कहकर वो नर्स वहाँ से चली जाती है। लगभग 1 घंटे बाद हॉस्पिटल के एक वार्ड में अनन्या बेड पर हॉस्पिटल गाउन में लेटी हुई थी और उसके पास में ही एक पालना रखा हुआ था जिसमें 2 छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे दुनिया जहान की अच्छाई और बुराई से बेखबर अपनी सपनों की दुनिया में कहीं खोए हुए थे। थोड़ी देर बाद उस वार्ड का दरवाज़ा खुल जाता है और हर्ष अंदर दाखिल होता है। वो वहां आके पहले अनन्या पर एक नज़र डालता है जो इस वक्त बेहोश थी। तभी उसकी नज़र उस पालने में सो रहे अपने बच्चों पर पड़ती है जिन्हें देखकर उसकी आंखें एक बार फिर छलक पड़ती है। ये दोनों उसका अपना खून थे। उसने अपनी पिछली 8 सालों की जिंदगी में ये कभी सोचा नहीं था कि उसके भी कभी बच्चे होंगे और वो भी एक दिन बाप बनेगा। अपने कांपते हुए हाथों से वो उनमें से एक बच्चे को अपनी गोद में उठा लेता है और गौर से उसका चेहरा देखने लगता है। हर्ष उन दोनों लड़कों में अभी से अपनी छवि देख सकता था। तभी वो छोटा सा लड़का अपने बाप की गोद में आते ही अपनी छोटी छोटी टिमटिमाती आंखें खोलकर हर्ष को देखने लगता है। हर्ष ये देखकर धीमे से मुस्कुराता है। वो उस बच्चे की काली गहरी आंखें देखते हुए कहता है, अरे वाह, तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल मेरे जैसी है। अनन्या जो कि अब तक बेहोश थी वो भी धीरे धीरे अपनी आंख खोल लेती है। जैसे ही आंखें खोलकर वो अपने सामने का नज़ारा देखती है तो उसकी आंखें भी खुशी से भर आती है। आज उन दोनों के प्यार ने एक नई सीढ़ी चढ़ ली थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अब उनकी खुद की एक फैमिली है। उन दोनों के प्यार की एक नहीं बल्कि दो निशानियां इस दुनिया में आ चुकी है। हर्ष भी अनन्या को होश को देख लेता है। वो धीरे से अपने बेटे के माथे पर किस करता है और फिर उसे पालने में अपने दूसरे भाई के साथ लिटा देता है। वो आगे बढ़कर अनन्या के माथे पर भी हल्के से चूम लेता है। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। फिर हर्ष मुस्कुरा कर कहता है, देखो ना अनन्या, अब तो मेरे पास 3 बच्चे हो गए। अनन्या नासमझी में कहती है, 3 बच्चे? हर्ष उसका सर सहलाते हुए कहता है,
हाँ, 3 बच्चे, मेरे ये 2 बच्चे जो आज मेरी जिंदगी में आए हैं और एक तुम जो कि पहले से ही थी। अनन्या उसकी बात सुनकर अपना मुंह बना लेती है। वो अभी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वो दूसरा बच्चा जो अब तक सो रहा था वो भी अपनी सुंदर सी काली आंखें खोल देता है और जोर जोर से रोने लगता है। हर्ष उसे देखकर अपना सर ना मिला देता है। वो उसे अपनी गोद में ले लेता है तो वो कुछ देर बाद शांत हो जाता है। तभी अनन्या उस बच्चे का चेहरा देखती है, फिर वो पालने में रखे उस दूसरे बच्चे का चेहरा देखती है। वो दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। वो उन दोनों को देखते हुए कहती है, अरे ये क्या बात हुई, 9 महीने तक पेट में रखा मैंने, इनका इतना ख्याल रखा मैंने और दिखते बिल्कुल अपने पापा की तरह है। इस पर हर्ष उसे छेड़ते हुए कहता है, क्यों ना दिखे मेरे जैसे, इन्हें भी तो पता है मैंने इनको पैदा करने के लिए इनकी मम्मा के साथ मिलकर कितनी मेहनत की थी। इस पर अनन्या के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वो उसे याद दिलाते हुए कहती है, समर, आप ना अब सुधार जाए, अब आपके खुद के 2 बेटे हैं। हर्ष उसकी बात सुनकर बस मुस्कुराता है। अब हर्ष की जिंदगी में आ चुके हैं 2 मासूम नन्हे मेहमान। क्या इन बच्चों के जरिए हर्ष अपने परिवार से मिले धोखे को भुला पाएगा? क्या हर्ष और उसके ये नन्हे राजकुमार कभी जिंदल परिवार के सामने आएंगे, या इनका राज हमेशा के लिए एक राज ही बनकर रह जाएगा? क्या हर्ष अपने बच्चों और अनन्या को एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन दे पाएगा? क्या हमेशा के लिए हर्ष दूर रख पाएगा अपने बच्चों को जिंदल परिवार की काली दुनिया से, या जिंदल परिवार और खासकर उसके माता पिता एक दिन खोज ही लेंगे हर्ष की इस छोटी सी फैमिली को? 3 साल बाद सनशाइन अपार्टमेंट, पुणे। सुबह का वक्त। हर्ष और अनन्या का फ्लैट। 3 साल के 2 छोटे छोटे बच्चे जो बिल्कुल हर्ष की तरह दिखते थे डाइनिंग टेबल के सामने चेयर पर ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे हुए थे। दोनों के सामने दूध के ग्लासेस रखे हुए थे। उनमें से एक बच्चे ने तो पूरा दूध पी लिया था, जबकि दूसरा बच्चा दूध पीने की बजाय जल्दी जल्दी अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहा था। वो दोनों बिल्कुल एक जैसे ही दिखते थे, दोनों में अंतर करना बेहद मुश्किल था। दोनों ने ही इस वक्त स्कूल यूनिफॉर्म्स पहन रखे थे। वो दोनों इतने सुंदर थे मानो वो दोनों कहीं के राजकुमार हो। वो बच्चा जो नोटबुक में लिख रहा था एक नज़र अपने भाई को देखकर फिर से अपना होमवर्क करने लगता है। उसका भाई कब से उसे ही देख रहा था। पहला बच्चा बिना नोटबुक से अपनी नज़रों को हटाए अपनी तोतली और क्यूट आवाज़ में कहता है, बाय, तू देख क्या रहा है, मेरी मदद कल होमवर्क करने में वरना टीचर डांटेगी। वो दूसरा बच्चा उसकी बात सुनकर उसे एक लुक देते हुए कहता है, नहीं, मैं नहीं कर सकता, तेली तोई मदद पापा ने ताप ताप मना दिया है, तेली मदद करने छे। वो पहला बच्चा उसकी बात सुनकर अपना मुंह बना लेता है और चुपचाप अपना होमवर्क करने लगता है। तभी उन दोनों बच्चों के कानों में एक औरत की आवाज़ पड़ती है, कियान, ये क्या तुमने अभी तक अपना दूध फिनिश नहीं किया? वो दोनों आवाज़ की दिशा में देखते हैं। वहाँ उनकी माँ अनन्या अपने हाथों में नाश्ते की ट्रे लिए खड़ी थी और अपनी आंखें छोटी करके कियान को देखे जा रही थी। अनन्या अब पूरे 27 की हो चुकी थी, पर उसकी सुंदरता और मासूमियत में आज भी कोई कमी नहीं आई थी। वो आज भी उतनी ही खूबसूरत थी जितनी कई सालों पहले जब वो शेखावत पैलेस में अपने पापा के साथ रहा करती थी तब थी। उसने इस वक्त एक नीले रंग का सलवार सूट पहन रखा था, माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथों में हरी चूड़ियों। कियान अपनी माँ को देखकर अपने छोटे छोटे दांत दिखाते हुए कहता है, वो मम्मा में ना अपना ओम वर्क कर रहा था, अब बच तोला छाही बता है। अनन्या नाश्ते की ट्रे को टेबल पर रखते हुए कहती है, ओफो, अब तुम्हारे इस होमवर्क लेट करने की वजह से मुझे ये दूध फिर से गर्म करके लाना पड़ेगा। अक्षत को देखो, उसने कप का पी भी लिया। ये कहकर अनन्या कियान वाला दूध का ग्लास लेकर किचन में चली जाती है। तभी बेडरूम का दरवाज़ा खुलता है और ब्लैक कलर के प्रोफेशनल अटायर में हर्ष बाहर आता है। ब्लैक सूट, ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट जो हर्ष की दमदार पर्सनैलिटी पर जच रहा था। हर्ष भी अब पूरे 32 का हो चुका था, पर वो भी आज तक पहले की ही तरह हैंडसम और चार्मिंग था। आज भी उसका ऑरा पहले की ही तरह सख्त, कठोर और कोल्ड था।
हर्ष आकर डाइनिंग टेबल के पास मौजूद चेयर पर अपने दोनों बेटों के सामने बैठ जाता है। वो उस ट्रे में से अपने नाश्ते की प्लेट निकालकर अभी खाने ही वाला होता है कि तभी उसकी नज़र अपने बेटे कियान पर पड़ती है, जो स्कूल जाने के टाइम पर अपना होमवर्क कर रहा था, जिसे देखकर उसकी बोहें तन जाती है। हर्ष कियान को ताना मारते हुए कहता है, पूरा दिन खेलने में बिजी रहोगे और रात में कार्टून मूवीज देखने में टाइम वेस्ट करोगे तो यही होगा ना, जरा सीखो अपने भा। हर्ष इसके आगे की बात कहते कहते रुक जाता है। उसे याद आता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था। वो अपने एक बेटे को दूसरे बेटे से कंपेयर कैसे कर सकता है। उसे उसके बचपन की कुछ पुरानी यादें घेर लेती है। उसे याद था कि कैसे बचपन से ही उसके माता पिता अर्णव और अनिता भी हमेशा उसके भाई आकाश के सामने उसकी बड़ाई करते और उसे हमेशा उसकी मिसाल देते। उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से आकाश के दिल में अपने खुद के भाई के लिए बहुत पहले से ही एक नफरत का बीज उगना शुरू हो गया था, और वो नफरत का बीज बढ़कर इतना बड़ा पेड़ बन गया था कि 11 साल पहले आकाश उसकी जान लेने से भी पीछे नहीं हटा था। अब हर्ष ये नहीं चाहता था कि उसके दोनों बेटों के बीच नफरत का एक तिनका भी हो। वो चाहता था उसके दोनों बेटे हमेशा एक दूसरे का सहारा बने, फिर चाहे वो उनके साथ हो या ना हो। हर्ष ये सोचकर कियान को देखता है, जो अपनी नजरें झुकाकर चुपचाप अपना होमवर्क कर रहा था। वो प्यार उसका गाल सहलाते हुए कहता है, कियान मेरा बच्चा, प्लीज पापा की बात का बुरा मत मानो। मैं तो बस इतना कह रहा था कि हमें ना लाइफ में हमेशा वक्त से आगे चलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम वक्त को बर्बाद करेंगे तो वक्त हमें भी बर्बाद कर सकता है। कियान अपने पापा की बात सुनकर हाँ में सर मिलाते हुए कहता है, ओके पापा। तभी अनन्या, जो कि दूध गर्म करने गई थी, वो बाहर आती है और हर्ष को यूं प्यार से कियान को समझाता देख उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो भी हर्ष के पास वाली चेयर पर नाश्ता करने के लिए बैठ जाती है। एक परफेक्ट फैमिली की तरह वो चारों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ऐसे ही कुछ ही देर में उनका नाश्ता हो जाता है। हर्ष अक्षत और कियान को लेकर स्कूल छोड़ने के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर में उनकी कार एक स्कूल के बाहर आकर रुक जाती है। इस स्कूल में दो बिल्डिंग्स मौजूद थी, एक बिल्डिंग जो थोड़ी छोटी थी स्कूल जूनियर्स के लिए, और एक जो थोड़ी बड़ी थी वो सीनियर्स के लिए थी। स्कूल की बिल्डिंग पर बड़े बड़े अक्षरों में ज्ञानदीप डिजिटल स्कूल पुणे लिखा हुआ था। हर्ष अक्षत कियान को लेकर जूनियर स्कूल की बिल्डिंग की तरफ चल पड़ता है। चलते समय तीनों काफी आकर्षक लग रहे थे। उन्हें देखकर ही कोई भी बता सकता था कि वो तीनों बाप बेटे हैं। तीनों एक जैसे ही दिखते थे और तीनों का चलने फिरने का तरीका भी एक जैसा था। थोड़ी देर बाद वो तीनों जूनियर स्कूल की बिल्डिंग में मौजूद अक्षत और कियान की क्लास के बाहर पहुंच जाते हैं। तभी तकरीबन 30 साल की एक औरत जिसका नाम अर्पिता था, वो भी क्लास के अंदर जाने के लिए वही आ जाती है। वो अक्षत और कियान की क्लास टीचर थी और इस जूनियर स्कूल की इंचार्ज भी वही थी। अर्पिता की नज़र अपने सामने खड़े हर्ष, अक्षत और कियान पर पड़ती है। जैसे ही वो हर्ष को देखती है उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। अर्पिता को हर्ष पर पहले दिन से ही क्रश था, लगभग तब से जब से वो अक्षत और कियान को यहाँ पहली बार एडमिशन करवाने लाया था। वो एक बड़ी सी मुस्कान के साथ हर्ष को देखने लगती है, जिसे हर्ष, अक्षत और कियान तीनों नोटिस कर लेते हैं। हर्ष को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि अनन्या के अलावा कोई और लड़की उसे ऐसे देखे। वो अक्षत कियान की तरफ देखकर कहता है, अच्छा अक्षत कियान, मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है, बाय। ये कहकर वो अगले ही पल वहां से निकल जाता है, जिससे अर्पिता का मुंह बन जाता है क्योंकि हर्ष ने उसे ठीक से देखा भी नहीं था। अक्षत और कियान भी ये सब नासमझी में देख रहे थे। वैसे तो वो थे काफी इंटेलिजेंट, लेकिन इन सबको समझने के लिए वो छोटे थे। उन्हें समझ में नहीं आया कि उनकी अर्पिता टीचर का चेहरा जो अभी खिला हुआ था एकदम से मुरझा क्यों गया। अब देख क्या रहे हो, चलो क्लास में, अर्पिता अक्षत कियान को देखकर चिढ़ते हुए कहती है। अक्षत कियान भी तेजी से क्लास के अंदर भाग जाते हैं। वही थोड़ी देर बाद अपनी कार में मौजूद था। ड्राइव करते करते वो किसी गहरी सोच में पड़ गया था। वो ज्यादातर वक्त अक्षत और कियान के फ्यूचर के बारे में सोचता। उसे उनके फ्यूचर की चिंता हर वक्त सताते रहती थी। हर्ष बस अब इतना चाहता था कि उसके बच्चे भले ही ज्यादा पैसे ना कमाए, पर इतने काबिल जरूर बने कि उन्हें कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। वो अभी उसे उन्हें दुनियादारी के बारे में बताना चाहता था। पिछले 11 साल में जो
उसने देखा था वो साधारण तो बिल्कुल भी नहीं था और इसी लिए वो अपने बच्चों को उनकी जिंदगी में आने वाले चैलेंजेस के लिए अभी से तैयार करना चाहता था। जिंदल फैमिली का तो अब वो साया भी अक्षत और कियान पर नहीं पड़ने देना चाहता था। उसे पता था उसकी जिंदगी तो बहुत पहले ही बर्बाद हो गई थी और वो भी तब जब उसे इस बात का एहसास भी नहीं था। उसे पता था वो जो जिंदगी वो आज जी रहा है वो एक जीवनदान के अलावा कुछ भी नहीं है। कहा उसने कभी इस देश का सबसे बड़ा और सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने का सपना देखा था और कहा आज वो ये मामूली सी जॉब करके अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहा है। इसी तरह दोपहर हो जाती है। हर्ष अपने ऑफिस के लंच ब्रेक में अक्षत और कियान को स्कूल से वापस घर ले आता है। कियान हर्ष और अक्षत से आगे भागकर तेजी से घर का दरवाजा खटखटाता है। अनन्या जो किचन में काम कर रही थी वो जल्दी से आकर दरवाजा खोल देती है। उसे पता था ये उसके दोनों राजकुमारों के आने का समय है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है कियान जल्दी से भागकर घर के अंदर घुस जाता है। उसके पीछे पीछे अक्षत भी तेजी से अंदर आ जाता है। अरे अरे कियान, अक्षत संभाल के, अनन्या कहती है। अनन्या हर्ष उन दोनों को देखते हुए अपनी गर्दन ना में मिला देते हैं। हर्ष धीरे से कहता है कियान भले ही दिखता मेरे जैसा है पर मुझे लगता है उसकी सारी हरकतें हैं बिल्कुल तुम्हारे जैसी। अनन्या उसकी ये बात सुनकर अपना मुंह बना लेती है। थोड़ी देर बाद किचन में अनन्या उसके अक्षत और कियान के लिए लंच तैयार कर रही थी। हर्ष कभी दोपहर का लंच नहीं करता था। रोटी का आटा उसके चेहरे पर जगह जगह लगा हुआ था। हर्ष जो कि उससे कुछ कहने आया था। बीवी अनन्या पीछे मुड़कर उसे देखने लगती है। हाँ समर, क्या हुआ? पर जब हर्ष अनन्या की शक्ल देखता है तो उसे अंदर ही अंदर हंसी आ जाती है और काफी बुरा भी लग रहा था। अनन्या अभी भी उसे नासमझी में देख रही थी। हर्ष मुस्कुराकर उसके गाल पर लगा आटा अपनी एक उंगली से साफ कर देता है, फिर धीरे से उसके होठों पर चूम लेता है। ये किस काफी सॉफ्ट था। फिर भी अनन्या थोड़ा शर्मा जाती है। वो फुसफुसाकर कहती है समर, अक्षत कियान बाहर है, वो देख लेगे तो। हर्ष इस पर बड़ी ही बेफिक्री से कहता है तो देखने दो उन्हें भी, तो पता चले उनके पापा उनकी मम्मा को कितना प्यार करते हैं। इस पर अनन्या के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। हर्ष भी मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। वो मुस्कुरा तो रहा था पर उसे अंदर ही अंदर अनन्या के लिए काफी बुरा भी लग रहा था। उसे आज शादी के इतने सालों बाद भी समझ नहीं आया था कि क्यों अनन्या ने सारे ऐशो आराम को छोड़कर उसके साथ ये जिंदगी जीना चुनी। कहा एक वक्त पर अनन्या की सेवा में सैकड़ों नौकर चाकर होते थे और कहा आज वो अकेली इस पूरे घर का काम करती थी। पर हर्ष ये भी जानता था कि अब बहुत देर हो चुकी है। अनन्या अब चाह कर भी अपनी उस पुरानी जिंदगी में वापस नहीं लौट सकती। उसके पापा जो उसे उसका हक दिला सकते थे उनकी मौत को 3 साल से ज्यादा हो गए थे और अब उसका इस दुनिया में उसके और अक्षत कियान के अलावा कोई नहीं था। यही सब सोचते हुए वो वहां से बेडरूम की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद हर्ष फ्रेश होकर बाहर आ जाता है। वो जब अपने सामने का नज़ारा देखता है तो उसका दिल ही पसीज जाता है। वो देखता है अनन्या हॉल में डाइनिंग टेबल के पास चेयर पर बैठी है और अक्षत कियान उसके आसपास घूम घूम कर उसके हाथ से बड़े प्यार से खाना खा रहे हैं, जिसे देखकर वो अंदर ही अंदर काफी भावुक हो जाता है। अचानक उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। उसे याद आता है उसकी माँ भी ऐसे ही उसे और उसके भाई आकाश को स्कूल से वापस आने के बाद खाना खिलाती थी। अचानक हर्ष को इस बात का एहसास हुआ कि अब 11 साल हो चुके हैं और वो अपनी माँ से मिला तक नहीं, जो सोचकर वो मन ही मन काफी उदास हो जाता है। पर तभी अचानक उसकी आंखों के सामने उस दिन का दृश्य घूमने लगता है जब उसकी माँ ने उसका साथ छोड़कर किसी अनजान औरत का साथ देते हुए खुद उसे पुलिस के हवाले कर दिया था, जो सोचकर वो अपनी मुट्ठियों कस लेता है। मैं चलता हूँ, ये कहकर हर्ष अगले ही पल घर से निकल जाता है। अनन्या को उसका यूं अचानक जाना कुछ अजीब लगता है पर इस वक्त वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।